हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड का हिंदी का पेपर। और कुछ इस तरीके से आपको प्रश्न पत्र की योजना भी दी गई है इसमें, और बताया गया है ब्लू प्रिंट के थ्रू कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, क्या होगा। हम थोड़ा बहुत वो देखेंगे, उसके बाद हम सीधा पेपर स्टार्ट कर देंगे। तो क्लास 10th है, विषय है हिंदी। टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे 45 मिनट। ठीक है, 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। और यहाँ से आपको कुछ अंक भार और इस तरह से दिया गया है, जिसमें अंक भार में 16 मार्क्स का आपका होगा ज्ञान के संबंध में, फिर अवबोध, अभिव्यक्ति, मौलिकता, इस तरह से टोटल आपका 80 बनता है। 80 मार्क्स का आएगा। प्रश्नों के प्रकारवार अंक बार भी दिया गया है, मतलब कौन सा प्रश्न कितने मार्क्स का होगा, कितने अति लघुत्रात्मक होंगे, कितने वस्तुनिष्ठ होंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव होंगे, कितने लघुत्रात्मक वन टाइप के होंगे, दूसरे टाइप के होंगे जिसमें मार्किंग अलग अलग होगी, निबंधात्मक कितने होंगे, इस तरह से आपको पूरा दिया हुआ है। तो आप ये अपना देख लीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं सीधा पेपर से। ये इस तरह से आपको ब्लूप्रिंट दिया गया है, जिसमें हर क्वेश्चन कितना कितना किस किस मार्क्स का होगा उसके अकॉर्डिंग दिया गया है कि गद्यांश जो है वो कितना होगा, व्याकरण के संबंध में कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो आपके वस्तुनिष्ठ 4 आएंगे, दो जो होंगे वस्तुनिष्ठ होंगे। इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट गिवन है। ठीक है, उसके बाद दे रखा है विकल्पों की योजना की प्रश्न संख्या 17 से 23 तक में एकांतिक आंतरिक विकल्प हैं। और निर्देश दिया गया है कि प्रश्न पत्र में मूल रूप से 23 प्रश्न है, और टोटल मिला के अगर देखेंगे सारे अगर क्वेश्चंस मिला के देखेंगे तो 50 हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपका ये मॉडल पेपर स्टार्ट हो जाता है, किसका, राजस्थान का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, मॉडल प्रश्न पत्र हिंदी 2022, टाइम गिवन है। सबसे पहले कुछ निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षार्थी जो हैं वो सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन लिखेंगे। उसके बाद सारे प्रश्न जो हैं वो अनिवार्य हैं करने। प्रत्येक प्रश्न की दी गई उत्तर पुस्तिका आपको जो मिलेगी उसमें आपको लिखना है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको कोई खंड लिया, जैसे आपने खंड अ लिया, ठीक है, तो अ का जितना भी क्वेश्चन है आपको उसी खंड में करना है। जब आप खंड ब स्टार्ट करोगे तो उसमें ब लिखना है। ऐसे मत कर देना कि ब में अ के लिख दोगे, अ में ब के लिख दो, तो फिर मार्क्स कट जाएंगे और आपको ठीक से मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। तो आपको जो खंड पहले आता है, अच्छे से आता है, आप वो खंड करो। फिर मान लो कि खंड में आपको 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो उसके लिए स्पेस छोड़ दो कि चलो बाद में आएगा तो लिख देंगे। ठीक है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन को जैसा आता है, जिस तरह का आंसर आता है, आप लिख के जरूर आना। तो इस तरह से आपको करना है। तो खंड जो खंड है उसी में उसी का आंसर लिखना, दूसरे खंड में मिक्स मत कर देना। ठीक है, उसके बाद आता है जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक ही साथ लिखें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो खंड दे रखा है उस खंड में जितने भी क्वेश्चन हैं आपको उसको एक ही खंड में लिखना है। जब दूसरा खंड स्टार्ट करोगे तो उस खंड में उसी के क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक जो 15 से लेकर 23 तक हैं वो आंतरिक विकल्प वाले हैं। ओके, अब बढ़ते हैं आपका सबसे पहले खंड अ। कुछ क्वेश्चन हम यहीं पर ही करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को मैंने डिटेल में आपके आंसर्स के लिए लिख के रखा है ताकि हम वहां से भी डिस्कस कर सके। तो यहां पर सबसे पहले आपको दिया गया है अपठित गद्यांश। ठीक है, अपठित गद्यांश कितने मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का आएगा, और इसमें क्वेश्चंस आएंगे। सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपका ये गद्यांश होगा इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो कैसे होंगे, एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, तो आप एमसीक्यूज होंगे तो आराम से पढ़ के और उसको आंसर कर सकते हो। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पढ़ के इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। 2 सेकंड के लिए आप पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हो। मैं थोड़ा सा हट जाती हूँ। ठीक है, और इसको पढ़ने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने एमसीक्यूज पढ़ के उनके आंसर्स देने हैं। तो दे रखा है अनुशासन ही वह कुंजी है जिससे हम जीवन का विकास कर पाते हैं और सफलता के अनेक चरण छूते हैं। यदि हम देखें तो समूची प्रकृति भी एक अनुशासन में बंधी हुई है। सूर्य का नित्य प्रति एक ही दिशा में उगना और उसी तरह अस्त होना अनुशासन के ही प्रमाण है। चंद्रमा, तारे, बादल, सबका अपना अनुशासन है। जब किसी का अनुशासन भंग होता है तब कुछ अप्रत्याशित तथा विध्वंसकारी घटनाएं जो है वो घटित होती हैं। अब आपको लग सकता है कि कुछ वर्ड्स के मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहे, हमको समझना नहीं है, हमको तो सिर्फ एक नजर मारनी है और पढ़ना है, उसके बाद हमें क्वेश्चंस पे आना है। समुद्र में ज्वार भाटा जो है, ज्वार भाटा आने पर समुद्र मर्यादित रहता है और निश्चित गति से पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अनेक उपग्रहों का अपनी गति से गतिमान रहना उनके अनुशासन का ही परिचायक है। ठीक है, इस तरह से आप पूरा अपना कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम सीधा किस पर, हमारे क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक है
अब आपको यहाँ से शीर्षक क्या लगता है? एक दे रखा है अनुशासन, ब दे रखा है अनुशासन के प्रकार, स दे रखा है अनुशासन का महत्व और द दे रखा है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। तो अनुशासन तो दिख रहा है, ये भी ठीक है। अनुशासन के प्रकार ये भी है, कहीं ना कहीं ये भी है। अनुशासन का महत्व ये भी दिख रहा है और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व ये भी है। तीनों ही, चारों ही लग रहे हैं क्योंकि सब में अनुशासन की बात हो रही है और जो हमारा गद्यांश है वो भी क्या है, वो भी अनुशासन के ऊपर ही है। बट सही क्या होना चाहिए? तो अनुशासन तो है, ये भी हम मान रहे हैं, लेकिन इसमें क्या दिया? क्या सिर्फ अनुशासन के प्रकार दिए? नहीं, हमको अनुशासन के प्रकार के साथ साथ अनुशासन का महत्व भी दिया है। तो हम एक पर्टिकुलर एक तो नहीं लिख सकते कि हाँ भाई इसमें हम प्रकार लिख लें या फिर इसका महत्व लिख लें या सिर्फ अनुशासन लिखें। बट हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ पे ये जो द है वो दे रखा है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। अब आपने पूरा अगर गद्यांश पढ़ा होगा तो आपको इजीली ये चीज समझ में आ जाएगी कि कहाँ पर ये दे रखा है। ये दे रखा है, यहाँ पे आप देखोगे इसका ये रहा, विद्यार्थी के जीवन में भी अनुशासन का अत्यधिक महत्व है। तो सबसे सही अगर जो देखा जाए तो वो आंसर हमको क्या लग रहा है, अनुशासन जो है वो विद्यार्थी जीवन में कितना ज़्यादा महत्व है, क्योंकि यहाँ पे जो भी बात की जा रही है वो बालक, विद्यालय, ये सभी के बारे में, मतलब विद्यार्थी के बारे में बात की जा रही है। पूरा जो गद्यांश अगर हम देखेंगे तो अनुशासन तो है, लेकिन विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर हमको सही जो उपयुक्त शीर्षक जो लग रहा है वो कौन सा है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। क्लियर? नेक्स्ट आगे देखो, अनुशासन कितने प्रकार का है? सीधा सीधा हमको यहाँ से ही इसका आंसर मिल रहा है कि अनुशासन 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा? आत्मा अनुशासन और बाह्य अनुशासन। ठीक है, तो ये भी मिल गया हमको आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2, यानी कि ब कितने हो गए? 2 अनुशासन। नेक्स्ट आता है, व्यक्ति के जीवन का सघन साधना का काल कौन सा है? सघन साधना का काल कौन सा है? बाल्यकाल, वानप्रस्थ्य काल, विद्यार्थी जीवन काल या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो देखते हैं, फिर से गद्यांश पे जाते हैं। तो सघन साधना का काल, ये शब्द आप देख लेना, सघन साधना। तो सघन साधना हमें कहाँ दिख रहा है? सघन साधना ये रहा। ठीक है, विद्यार्थी जीवन व्यक्ति के सघन साधना का काल है, यहीं से ही हमको अपना आंसर दिख रहा है। तो चले जाएंगे हम अपने ऑप्शन पे और कहाँ जाएंगे? ये रहा हमारा विद्यार्थी जीवन। ठीक है, तो सिंपल। नेक्स्ट आता है, अनुशासन के प्रमाण है। अनुशासन का क्या प्रमाण है? तो पहला दे रखा है, सूर्य का नित्य प्रति एक ही दिशा में उगना। ये सही बात है, क्योंकि सूर्य कभी भी ऐसा नहीं होता है कि दूसरी दिशा से उगता है, हमेशा एक ही चीजें, तो वो एक अनुशासन फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। समुद्र में ज्वार भाटे आने पर भी मर्यादित रहना, ये भी हमने अभी भी गद्यांश में पढ़ा था। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ये भी हमने देखा था। तो उपयुक्त सभी यानी द, ये ही सही है, क्योंकि हमने ये तीनों के तीनों ऑप्शन, हमने जब पहला अंतरा पढ़ा था उसमें हमने सारे तीनों ऑप्शंस देख लिए थे, तो ये राइट है, लगा देंगे द। नेक्स्ट बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन, व्यक्ति के जीवन में किसका गहरा महत्व है? किसका गहरा महत्व है? प्राकृतिक घटनाओं का, दूसरों के अधिकारों के कारण माने जाने वाले अनुशासन का, सीखने की प्रक्रिया का या अनुशासन का? जब बात ही गद्यांश में अनुशासन की हो रही है तो अनुशासन के बारे में बात हो रही है, यहां से लगा देंगे हम द। सिंपल, 5 नंबर मिल गए। तो गद्यांश को अच्छे से एक बार सिर्फ पढ़ लेना, पढ़ के ध्यान देना, इस बात का ध्यान रखना कि आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे उन ऑप्शंस में क्या होगा, उन ऑप्शंस में कई चीजें ऐसी होंगी, जैसे आपने फर्स्ट लाइन पढ़ी, मान लो मैं बता रही हूँ गलती कहाँ करोगे आप, गलती कहाँ होगी, जैसे मान लो आपने यहाँ पे ये गद्यांश पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा कि सूर्य का नित्य प्रति एक ही दिशा में उगना और उसी तरह अस्त हो जाना अनुशासन के ही प्रमाण है। यहां से पढ़ते ही हमने देखा अरे आ गया, मिल गया, आंसर मिल गया, और हम सीधा क्या कर देंगे, इस फर्स्ट नंबर वाले जो है इसको हम करेक्ट कर देंगे और हो जाएगी गलती। क्यों? क्योंकि हमने बाकी की लाइनें तो पढ़ी ही नहीं, हमको तो ये भी पढ़ना था। क्या दे रखा था इसके आगे? इसके आगे जो दे रखा था कि सूर्य का मर्यादित रहना, ये समुद्र का मर्यादित रहना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ये लाइनें भी हमको पढ़नी थी लेकिन ये हमने नहीं पढ़ी। तो एक बार गद्यांश को अच्छे से सिर्फ जल्दी से पढ़ लेना, ऐसा नहीं करना कि उसको पढ़ के समझो कि हाँ भाई गद्यांश में क्या बोला गया है, सिर्फ पढ़ लेना ताकि आप शब्दों और जो वहाँ के वाक्य हैं उनको देख लो। तो ऑप्शन में अगर ऐसे ऑप्शन होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं एक ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी है, तीसरा ऑप्शन भी अच्छा, यानी सारे ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन?
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, एक निम्नलिखित अपठित काव्यांश दे रखा है। ये एक काव्यांश दे रखा है अपठित, यानी कि आपकी बुक का नहीं होगा, कोई और बुक से कोई और चीज का निकला हुआ होगा पद्यांश। आपको उसको पढ़ना है, पढ़ के इसके क्वेश्चन के आंसर देने। इसके भी आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, एमसीक्यूज बेस्ड ही मिलेंगे। तो देखते हैं, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ इसे मझधार आज, संसार कगार सदृश वह खिसका, लहराता वह खेत द्रगों में, हुआ बेदखल अब वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके त्रन त्रन से, आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा, बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख देख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर, उजरी उसके सिवा कैसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती, पिछले सुख की श्रमती आंखों में, क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। अब आपको ये काव्यांश पढ़ के लग रहा होगा कि अरे हमको तो इसका मतलब भी नहीं समझ में आया, क्या बोल रहा है, हमको तो कोई पता नहीं चल रहा है। तो एक बार पढ़ो, एक बार पढ़ने से क्या क्या पता चला, अगर आपको देखोगे तो आपको कुछ कुछ पॉइंट्स पता चले होंगे। क्या पता चला, एक तो किसके बारे में बात चल रही है, बात चल रही है किसके बारे में, किसान के बारे में, जो स्वाधीन मतलब स्वतंत्र है, और वो क्या है, अभिमान भरा आंखों में उसके, छोड़ उसे मझधार आज, संसार प्रगाढ़ सदृश वह खिसका। अब वन क्या हो गया, उसकी आंखें जो है वो भर आई हैं, पहले वो बहुत अभिमान से रहता था, लेकिन अब जो है वो वैसे नहीं रह रहा है। वो क्या सोच रहा है, अपने लहराते हुए खेत जो है उनके बारे में सोच रहा है, जिससे अब उसको क्या कर दिया गया है, बेदखल कर दिया गया है। हंसती थी उसके जीवन में हरियाली, मतलब अभी पहले क्या होता था कि हर टाइम उसके सामने आसपास खेत होते थे और हरियाली होती थी, तो उस चीज को देख के वो बहुत खुश होता था। किसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही क्या होती है, उसके खेत होती है, उसकी फसल होती है, तो वो उसको बहुत इंजॉय करता था। लेकिन अब वो सारी चीजें जो है उससे वो बेदखल हो गया है। आंखों में उसके घूमा करता, यानी आंखों में उसके ये सारी चीजें घूमा करती थी, वह उसकी आंखों का तारा थी, मतलब उसको बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी वो सारी चीजें। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा, कारकुनों क्या होता है, कारकुनों की लाठी यानी कि जो जमींदार लोग होते हैं उन्होंने उसकी सारी चीजें जो है हड़प ली है, तो अब जो है वो जवानी में ही ऐसा लगता है कि जैसे मर गया है। आगे बोलते हैं, बिना दवा दर्पण के घरनी, अब उसकी जो घरवाली है वो भी क्या हो गई है, उसको पैसे वैसे नहीं थे तो उसके पास दवा नहीं थी, इस वजह से वो अब उसके साथ उसके जीवन में नहीं है। उसके बाद उसकी जो बेटी है वो भी, उसके पास भी पीने के खाने के लिए कुछ नहीं था, तो वो भी क्या हो जाती है, मर जाती है। तो इस तरह से आपको कुछ कुछ हिंट्स मिल सकती हैं अगर आप देखोगे तो। हाँ, हो सकता है आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स के मीनिंग नहीं समझ में आएंगे, लेकिन जब आप क्वेश्चन देखोगे तो हो सकता है आपको एटलीस्ट हिंट लग जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो उचित शीर्षक होना चाहिए क्या, खेती, शोषण, वे आंखें, किसान, क्या होना चाहिए? तो किसान हो सकता है क्योंकि किसान के बारे में बात चल रही है, ठीक है, तो किसान भी हो सकता है। लेकिन ये जो अगर आप काव्यांश देखोगे तो सारे काव्यांश में क्या बात चल रही है, एक वर्ड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, आंखों, आंखों, ठीक है। अगेन कहाँ है, आंखें, आंखों, आंखें, मतलब ये सारी बातें जो है वो किसके बारे में चल रही है, उसकी आंखें जो है उस सारी चीजों को सोच रही है। तो यहां से सही उचित शीर्षक, आप अगर किसान लगाओगे तो वो भी सही हो जाएगा, वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन इसका सही शीर्षक क्या है, उचित शीर्षक, अगर हम बिल्कुल उचित की बात करें कि क्या होना चाहिए, तो वह आंखें जो है वो उसका सही उचित शीर्षक है, ठीक है। नेक्स्ट है, इस काव्यांश में किसकी पीड़ा का वर्णन किया गया है? तो कौन, किसकी पीड़ा हो रही है? सारी बात जो है वो किसान के बारे में हो रही है, तो किसान की पीड़ा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारकुन का शाब्दिक अर्थ क्या है? कारकुन का मतलब शोषण होता है, शोषक होता है, शोषित होता है, राजा होता है, जमींदार का कार्मिक होता है। तो जमींदार का कार्मिक जो है वो होता है जो आपको आपके ऊपर शोषण करने वाला होता है, तो जमींदार का कार्मिक, ठीक है। तो यहां से ब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंखों का तारा होना, सभी को पता है आंखों का तारा होना मतलब सबसे ज्यादा जो प्रिय होता है उसको कहा जाता है, तो अत्यधिक प्रिय होना क्या है, आंखों का तारा का तात्पर्य है। नेक्स्ट है, काव्यांश में वर्णित जो पीड़ित वर्ग की आंखों में चमक कब आती है? कि शोषण से पूर्व की संपन्नता को याद करके, अपनी प्रशंसा सुन के, व्यापारी द्वारा बुलाने पर, या भविष्य में संपन्न होने वाली कल्पना पर। नहीं, यहाँ शोषण से पहले जो उसके साथ होता था, घटित होता था, उसके बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ से अ जो है वो राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट है माता का आंचल। अब यहाँ पर आपका पैसेज जो है वो कंप्लीट हो गया। 5 क्वेश्चन आपके गद्यांश के थे, 5 पद्यांश के थे, टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। अब आते हैं सीधा आपके एमसीक्यूज आएंगे, 2 जो आपकी क्वेश्चन जो आपकी बुक है वहां से आएंगे, लिटरेचर पार्ट से आएगा। तो फर्स्ट दे रखा है माता का आंचल जो है उसकी कृति के रचनाकार कौन थे। तो जितने भी आपके किताब में जो दे रखे हैं लेखक और कवि कौन से पार्ट के कौन है, ये अच्छे से आप याद कर लो। चाहो तो कहीं पर एक लिस्ट बना के रख लो, जैसे आप फॉर्मूलेस देखते रहते हो या चार्ट्स लगा के रखते हो, वैसे ही हिंदी और इंग्लिश के लिए भी आप इस तरह से पोइट्स और उनके जो राइटर हैं उनके बारे में लिख के रख लो और याद करते रहा करो, नज़र मारते रहा करो, क्योंकि यहाँ से भी आपको नहीं करके 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन आपको सीधा सीधा यूँ पूछा जा सकता है, और दूसरा आप जैसे किसी का सप्रसंग व्याख्या करोगे तो उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि ये गद्यांश जो है कहाँ से आया है, किसने लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारे लेखक जो हैं, कवि जो उनके नाम याद होने चाहिए। तो यहाँ पर माता का आंचल जो है वो किनके हैं? शिव पूजन सहाय जो हैं वो इनके लेखक थे। नेक्स्ट है जॉर्ज पंचम की नाक। कहानी का उद्देश्य क्या था? उनका कहानी का उद्देश्य क्या था? जॉर्ज पंचम की नाक कौन सा वाला चैप्टर है जिसमें वो नेताजी की जो नाक होती है वो नहीं होती है और उसको लगाने के लिए सारे मशक्कत हो रही होती है कि भाई आने वाली है, मैडम आने वाली है, तो नेताजी के जो चश्मा था वो नहीं था, उसके लिए सारी चीज़ें चल रही थी। तो यहाँ पर उसका उद्देश्य क्या था? एक तो औपनिवेशिक दौर की मानसिकता को चोट करना, बिल्कुल ये तो था ही। विदेशी आकर्षक जो थे उनके बारे में कि हाँ भाई कोई बाहर से आने वाली थी, जो मैडम आने वाली थी, उनके लिए सारी चीज़ें की जा रही थी कि भाई नेताजी की जो नेताजी हैं उनके लिए मूर्ति है लेकिन उनके ऊपर चश्मा नहीं है, उनकी नाक नहीं है। और नेक्स्ट है व्यावसायिक जो पत्रकारिता है उसका पर्दाफाश करने के लिए, या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो है ये इसका राइट आंसर होगा, तो यहाँ से द हो जाएगा। तो यहाँ पे एमसीक्यूज जितने थे आपके 12 क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गए। 12 मार्क्स आपके यहाँ से इजीली आपको आ जाएंगे अगर आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 2। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स भरने आपको। हर एक क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क्स का होगा। टोटल आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य डैश प्रकार के शब्दों से होती है। कितने प्रकार के शब्दों से होती है? तो भाववाचक संज्ञा वो कितने प्रकार से होती है? वो होती है हमारी कम से कम 5 प्रकार के शब्दों से। कौन कौन से? एक होता है हमारा जातिवाचक, दूसरा होता है हमारे सर्वनाम, तीसरा होता है हमारा विशेषण, चौथा होता है हमारा क्रिया, और पांचवा होता है हमारे अव्यय। तो इनसे मिलकर क्या बनती है? एक भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे हम बोलते हैं मोटा, एक विशेषण है और उसका हमने क्या बना दिया? मोटापा। तो ये क्या हो जाता है? ये हमारा एक भाववाचक संज्ञा हो जाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 5 प्रकार। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो 5 प्रकार, और 5 प्रकार के साथ आप चाहो तो ब्रैकेट में सारे नाम भी लिख सकते हो कि कौन कौन से जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आप 6 लिख देंगे। 6 प्रकार के होते हैं। चाहो तो इस तरह से लिखना, चाहो तो आप हिंदी में इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तोल या माप का बोध कराते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो क्या करते हो? किसी के पदार्थ की मात्रा के बारे में बताते हो या उसकी तोल के बारे में बताते हो कि कितना है, कम है, ज़्यादा है, थोड़ा है, बहुत है। तो जब हम किसी बारे में तोल के बारे में बात करते हैं या फिर 3 मीटर कपड़ा है, 4 मीटर कपड़ा है, ऐसा बोलते हैं, तो हम कपड़े की क्या बता रहे हैं? कुछ विशेषता बता रहे हैं। तो ये विशेषता होती है, लेकिन कैसी वाली होती है? जब हम तोलते मापते हैं इस तरह के वाले को हम क्या बोलते हैं? परिणाम वाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा परिमाण वाचक विशेषण। ठीक है, यहाँ पे आपको रिक्त स्थान थोड़ा छोटा दिया हुआ है, लेकिन आप कॉपी में अच्छे से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही क्या कहलाता है? जो हिंदी के क्रियापद होते हैं, जैसे हम बोलते हैं चलना या हम बोलते हैं पढ़ना, तो चलना, पढ़ना ये बनते किससे हैं? ये खुद से तो क्रिया होते ही हैं, लेकिन ये बनते कैसे हैं? तो जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो बनती हैं हमारे किससे? धातु रूप से। अगर आपने संस्कृत में पढ़ा होगा तो ये धातु होती हैं, इन धातुओं से ही हम क्या बनते हैं? क्रिया बनती है। तो जैसे हम बोलते हैं पढ़ना, तो पढ़ना की धातु क्या होती है? पठ होती है, पढ़ होती है। तो पठ से पढ़ना बना है, तो यहां पे बन जाएगा इसका आंसर धातु रूप। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग शब्द क्या होता है? उपसर्ग शब्द किसी शब्द के क्या लगता है? आगे लगता है। तो उपसर्ग शब्द के आगे जुड़कर
या फिर आप क्या लिख सकते हो, प्रारंभ में जुड़कर। ठीक है, इस तरह से जुड़कर क्या बनते हैं, नया शब्द बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। वे प्रत्यय जो धातु या क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जो शब्द, जो भी प्रत्यय जो होते हैं वो अगर किसी क्रिया के साथ लगते हैं, क्रिया के साथ अंत में लगते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कृत प्रत्यय। ठीक है, तो कृत प्रत्यय। 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आपको इनको लिखना कैसे, इनके आंसर्स आपको लिखने होते हैं। जब आप लिखोगे तो ऐसे मत लिख देना कॉपी में सीधा आप 5 लिख के छोड़ दो, पूरा रिक्त स्थान अच्छे से बना के लिखना ताकि वो प्रेजेंटेबल लगता है, अच्छा लगता है। क्लियर? तो 6 क्वेश्चन हमारे रिक्त स्थान के हो गए। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, निम्नलिखित अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न जो है आपकी उत्तर सीमा कितनी होनी चाहिए, 20 होने चाहिए। तो आपको 12 क्वेश्चन दिए गए हैं और कोई ऐसा नहीं दे रखा है कि 12 में से कितने करने हैं, 12 के 12 ही करने हैं, तो ध्यान से उनको करना है। तो यहाँ पे हम अभी 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन देखेंगे। पहले हम पेपर देख लेते हैं पूरा कि कौन सा क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद हम सीधा सारे क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको 12 क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी का क्वेश्चन का 1-1 मार्क्स का है और आपको उत्तर सीमा जो है वो कितनी लिखनी है, लगभग 20 शब्द, यानी कि मान लो आपकी जो बुक होगी, जो आपको आंसर शीट मिलेगी, उसकी 2 से 3 लाइनें आपको लिखनी है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि पेपर बहुत बड़ा है। और नेक्स्ट आता है खंड ब। यहाँ से खंड ब स्टार्ट हो गया। तो अब तक जितना भी था, खंड अ था, तो आपको अ में अ का ही लिखना है, अ में ब का नहीं डालना है। ठीक है, अब ब स्टार्ट हो रहा है तो ब में सिर्फ ब का ही लिखना है। क्या दे रखा है, निर्देश दे रखे हैं, प्रश्न संख्या 4 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न आपको करना है। इसमें भी कोई चॉइस नहीं है कि भाई आपको ये क्वेश्चन लेना है, ये वाला नहीं लेना है, कितने करने हैं, सारे क्वेश्चन ही करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 16 तक है, 2 क्वेश्चन है, उनमें आपको चॉइस मिलेगी, आप उसमें से कर सकते हो कि कौन सा आपको पिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, 9, 10, उसके बाद 11, 12 ये ठीक है, 13, उसके बाद 14, 15 क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन, ये आपको क्या दे रखा है, चॉइस में दे रखा है कि मनु भंडारी का जीवन और उसका कृतित्व, मतलब कि उसने क्या क्या रचनाएं की थी, क्या क्या भाषा शैली यूज की थी, उसके बारे में आपको पूरा उनका जीवन परिचय देना है। ऐसे ही राम वृक्ष बेनीपुरी जो है उनके बारे में। तो दोनों में से आपको जो सही लगता है आप वो कर लेंगे। नेक्स्ट आता है जयशंकर प्रसाद का बताना है या फिर गिरिजा कुमार माथुर जी का बताना है। तो इन दोनों में से आपको जो सही लगता है आप उनका लिखेंगे। तो इन दोनों में आपको चॉइस है, दोनों में से आपको एक करना है, बाकी सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, उनमें कोई चॉइस नहीं है। तो ध्यान रखना इन चीजों का। नेक्स्ट आता है खंड स। खंड स में क्या मिलेगा आपको, एक पठित गद्यांश मिलेगा, आपकी बुक का गद्यांश होगा वो आपको मिलेगा, उसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो सप्रसंग व्याख्या करेंगे, इसमें भी आपको चॉइस है, या तो आप फर्स्ट वाला करें या फिर सेकंड वाला करें। ठीक है, मैंने फर्स्ट वाला किया है, अभी बताएंगे किस तरह से किया है मैंने। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित पठित पद्यांश। अब ये भी क्या है, आपका पठित पद्यांश यानी कि आपकी बुक का ही होगा और उसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो आपको एक ये दे रखा है, दूसरा अथवा में आपको दूसरा ये दे रखा है, एक के नहीं, दो के नहीं, फसल वाला जो चैप्टर है वहां से दिया गया है। तो इसमें से भी आपको जो इजी लगता है, जो सही आता है आपको समझ में, आप उसको लिख लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आएगा आपको 19 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपको बताया जाएगा, इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी। एक है आपको बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा जाता है, इसका विस्तार से लिखना है, उत्तर सीमा आपको 60 तक की रखनी है और मार्क्स आपका 3 मार्क्स का है। नेक्स्ट नवाब साहिब जो है उनके बारे में है, तो उसमें भी आपको क्वेश्चन दे रखा है, दोनों में से एक करना है, तो जो आपको अच्छे से आता है आप उसको करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी आपको चॉइस मिली हुई है, दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। 21 नंबर में आपको निबंध के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं 5, और 5 में से आपको उनके सब पॉइंट्स भी दिए गए हैं कि आप किस तरह से उनको पॉइंट्स में लिख सकते हो। तो उसके लिए आप इजीली आप आराम से कर लोगे। तो इसमें से भी एक आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें आपको एक पत्र लिखना है, एक प्रार्थना पत्र और एक पत्र है। प्रार्थना पत्र दे रखा है, वो भी हम देख लेंगे किस तरह से लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें आपको एक विज्ञापन बनाना है, जो हम अभी क्लास में ही यहीं पर ही बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे किस तरह से विज्ञापन बनाया जाता है। तो 2 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, दोनों में से कोई भी आपको एक विज्ञापन बनाना है। मार्क्स होगा आपका 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का आपका विज्ञापन है, 4 मार्क्स का आपका पत्र है और निबंध है आपका 4 मार्क्स का। तो द पार्ट जो है वो टोटल कितने मार्क्स का हो गया, 16 मार्क्स का हो गया, 4 4 4। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। तो अगर आप देखोगे ना, यहाँ से अगर ज्यादातर
तो आपको जो लिटरेचर पार्ट है उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, बहुत तरीके से पढ़ के जाना है। ग्रामर पोर्शन तो आ ही रहा है, राइटिंग स्किल्स भी आ ही रही हैं, बट जो आपका बुक वाला जो पार्ट है वो भी काफ़ी हद तक आ रहा है। तो जितने भी चैप्टर्स हैं उनको आप एटलीस्ट, अभी अगर इतना टाइम नहीं बचा है तो मैं चाहूँगी कि आप सब लोग सिर्फ उनकी स्टोरी जो है वो पढ़ के रखो, ताकि स्टोरी याद रहेगी तो आप उनके क्वेश्चन के आंसर्स लिख पाओगे। ठीक है, समरी जितनी भी होती है सबकी समरी पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन बीच में से निकल के आ रहे हैं तो उनके आपको आंसर्स पता होने चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नाउ देखो, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। निम्नलिखित अति लघुतात्मक प्रश्न दे रखे हैं, ये टोटल 12 प्रश्न है, 1 बाय 1 सबको देखते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है, संधि एवं संयोग में क्या अंतर है। इस आंसर को मैं लिखना यहाँ पे सिखा रही हूँ किस तरह से लिखा जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, लिखना भी एक अपने आप में कला होती है, तो उसको भी आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए, नहीं तो हम गड़बड़ कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको संधि और संयोग में अंतर पूछा गया है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संधि क्या होती है, संयोग क्या होता है। तो संधि क्या होती है, संधि जब हम दो वर्णों को मिलाते हैं और दो वर्णों को जब परस्पर मेल करवाते हैं तो उसमें विकार उत्पन्न होता है, मतलब उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, उसको हम संधि कहते हैं। और संयोग क्या होता है, जब हम दो वर्णों को साथ में जोड़ते हैं, साथ में मिलाते हैं, तो उनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, उनमें कोई चेंज नहीं आता, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको हम संयोग कहते हैं। तो आप इस आंसर को कैसे लिखोगे, तो जब भी आपको अंतर मिलता है तो ट्राई करना कि आप अंतर हमेशा एक पार्टीशन में करो, ताकि समझ में आए कि किसके बारे में क्या बात चल रही है। ठीक है, तो ये है तो 1 मार्क्स का, लेकिन थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो आपको पूरे 1 मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे और एक इमेज बन जाती है एग्जामिनर के पास कि हाँ, इस बच्चे को बहुत अच्छे से आंसर लिखना आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करोगे कैसे, सबसे पहले आप यहाँ लिखना संधि। आपको लिखना कैसे है, सबसे पहले संधि और संयोग। तो संधि क्या होती है, जब दो वर्णों के मेल से उनकी ध्वनि में, ठीक है, ध्वनि में परिवर्तन आता है। जैसे हम क्या बोलते हैं, विद्या आलय, दो है ना, जब हम उनको जोड़ते हैं तो क्या होता है, विद्यालय हो जाता है। कहाँ हम विद्या आलय बोल रहे हैं, अब हम क्या बोल रहे हैं, विद्यालय। तो हमारी ध्वनि में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। जबकि संयोग क्या होता है, संयोग में आप जब दो वर्णों को जोड़ते हो तो उनकी ध्वनि में परिवर्तन नहीं आता है, उसी को हम संयोग कहते हैं। जैसे आप बोलते हो, कोई भी दो शब्द जोड़ दो, कोई भी दो वर्ण जोड़ दो, जैसे आपने बोला मानवता, ठीक है, मानवता, तो जब जोड़ रहे हो तब भी सेम आ रहा है, मानवता मानवता मानवता। अलग अलग थे, साथ थे तो भी सेम साउंड ही आ रहा था, साउंड में कोई चेंज नहीं आया। तो जब साउंड में चेंज नहीं आता है तब तो होता है संयोग, जब साउंड में चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं, संधि। तो लिखने का तरीका सिर्फ बता रही हूँ किस तरह से लिखोगे। संधि के लिए क्या लिखोगे, जब दो वर्णों के मेल से उनकी ध्वनि में परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, और यहां पर जब दो वर्णों के मेल से उनकी ध्वनि में, ये वर्ड जरूर यूज करना, उनकी ध्वनि में परिवर्तन नहीं होता उससे संयोग कहते हैं। ठीक है, यहीं पर आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। बट आपको क्या करना है, छोटा सा एक काम और करना है, उदाहरण लिख देना या फिर लिख देना जैसे, ठीक है, ताकि सामने वाले को ये भी पता हो कि आपने जो लिखा है वो ऐसे ही नहीं लिखा है, उसका कारण भी बताया है कि कैसे। जैसे एक डाल देना, जैसे विद्या आलय डाल देना, विद्या आलय इज इक्वल विद्यालय। नेक्स्ट इसमें आप लिख देना जैसे, जैसे मानवता
इज इक्वल टू मानवता। ठीक है, इस तरह से आप आंसर लिखोगे, आपको पूरे 1 मार्क्स मिल जाएंगे। आपको अंतर इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समास की परिभाषा लिखिए। तो समास की परिभाषा बता दीजिए। समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेप करना। ठीक है, संक्षेप करना या किसी चीज को छोटा करना हम समास कहते हैं। अब इसके बारे में परिभाषा, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जब नया शब्द बनाया जाता है तो उस शब्द की रचना की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और इसके लिए आप एक उदाहरण भी डाल देना, जैसे देवालय। देवालय मीन्स देव के लिए आलय। तो ये देव के लिए आलय था, लेकिन हमने इसको छोटा करने के लिए क्या बोल दिया? देवालय। तो एक उदाहरण भी डाल दोगे तो अच्छा लगता है। नेक्स्ट है तिल का ताड़ बनाना। मुहावरे का क्या अर्थ है? तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा आंसर लिख देंगे। सीधा सीधा आंसर नहीं लिखना है, आपको कैसे लिखना है? तिल का ताड़ बनाना, उसको आप इस तरह से इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा। मुहावरे का अर्थ है छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप भले तो जग भला लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। तो इसका अर्थ क्या होता है? भले आदमी को संपूर्ण संसार क्या लगता है? भला लगता है। मतलब अच्छे लोगों को सब चीजें अच्छी ही लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किससे है? आपके लिटरेचर पार्ट से है। चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? जो चश्मे वाला था उसको लोग कैप्टन क्यों कहते थे? वो हमेशा नेताजी के क्या करता था? चश्मों को चेंज करता था। तो यद्यपि चश्मे वाला जो था वो कद काठी से, वेशभूषा से, चाल ढाल से, किसी भी तरीके से वो कोई कैप्टन नहीं लगता था, बट वो क्या था? नेताजी जो है, नेताजी सुभाष चंद्र जो बोस हैं, उनके प्रति उनका बहुत ज्यादा अत्यंत क्या था? सम्मान भाव था। और उसको देखकर लोग उसे क्या बोलते थे? कैप्टन कहते थे, कि वो बहुत ज्यादा उस देशभक्त लगता था, इसलिए सब उसको कैप्टन बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एक कहानी यह भी रचना में मनु भंडारी के साथ साथ और किसका व्यक्तित्व उभर कर आया है? तो 2 लोगों का जो व्यक्तित्व था सबसे ज्यादा उभर कर आया। एक थे उनके पिताजी और दूसरी थी उनकी शिक्षिका, जिनका नाम था शीला अग्रवाल। तो लेखिका के व्यक्तित्व के साथ साथ, बहुत सिंपल सा आंसर लिखना है क्योंकि 1 मार्क्स का है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है। लेखिका के व्यक्तित्व के साथ साथ प्रमुख रूप से 2 व्यक्तियों का जो व्यक्तित्व है वो सबसे ज्यादा उभर कर आया। एक थे उनके पिताजी और दूसरी थी उनकी हिंदी की प्रधानाध्यापिका शीला अग्रवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सुशीर वाद्यों से आप क्या समझते हो? तो सुशीर वाद्य क्या होते हैं? संगीत शास्त्र के अनुसार फूंक मारकर एक बजाने वाला एक वाद्य होता है, जैसे शहनाई होती है उसी तरीके का होता है। तो शहनाई अरब देशों की देन मानी जाती है और इसमें एक नाड़ी या रीढ़ होती है, जिससे युक्त को हम क्या कहते हैं? नए कहते हैं। और शहनाई की ध्वनि सबसे मधुर होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं? शाहनयत, यानी कि सुधीर वाद्यों का शाह कहा जाता है। तो आप इतना सा भी अगर आंसर लिखेंगे कि जो एक फूंक मारकर बजाया जाने वाला वाद्य होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सुशीर वाद्य बोलते हैं। ठीक है, सुशीर वाद्य बोला जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, सूरदास, वहां से लिया गया है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना जो है वो हम 2 तरीके से लिखी है। एक तो जल के भीतर भी वो क्या करता है? जल से अप्रभावित रहने वाले कमल के पत्ते के समान है। ठीक है, और दूसरा उसका किस तरह से लिया गया है? एक गगरी जो है, तेल की गगरी, उससे ली गई है कि जिस तरह से तेल की गगरी पर एक भी बूंद नहीं लगती है, वैसे ही उद्धव जो है वो श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम में नहीं रंगे हैं। ये सारी बातें थी। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, तुलसीदास, वहां से लिया गया है। रामचरितमानस जो है वो किस कांड से लिया गया है? तो ये बाल कांड से लिया गया है। तो आप कैसे लिखेंगे? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको आप किस तरह से दिखाएंगे? डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो वो 2 कुछ भी बहुत सारे हैं, आप कोई भी 2 लिख सकते हो कि घेर घेर घोर गगन में कवि जो है एक उत्साही वीर पुरुष के रूप में उसको प्रदान करते हैं। और दूसरा उन्होंने क्या बताया? नवजीवन की प्रेरणा देने वाले एक कवि के रूप में बताया कि जब तक आपके अंदर उत्साह नहीं होता है आप किसी काम को सही तरीके से नहीं कर पाते हो, चाहे वो कैसा भी काम हो। माता का आंचल पाठ के उन प्रसंगों के नाम लिखिए जो आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गए। प्रसंग मीन्स कि ऐसे कौन कौन से मोमेंट्स थे जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगे। तो माता का आंचल में क्या क्या अच्छा लगा था? एक तो भोलानाथ जो था वो सबसे मस्त, मुझे सबसे जो अच्छा मुझे लगा वो तो ये वाला था कि जब वो सांप देख लेता है, वो जब भाग के अपने पापा के पास ना जाके अपनी मम्मी के पास चला जाता है, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा मोमेंट था। तो आप वो लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो पाठ में अनेक प्रसंग हैं जो हमारे दिल को छू लेने वाले हैं। पहला था कि वो जो दर्पण में अपना मुंह निहारते थे और उनके पिता की नज़र पड़ते ही वो क्या करते थे? लज्जा कर दर्पण को नीचे रख देते थे, एक ही अच्छा था। दूसरा था पिता का भोलानाथ के साथ खिलवाड़ करना और उसका
चुम्मा ले लेना, मतलब उसको किस कर देते थे। माता द्वारा भोलानाथ को बहलाकर भोजन कराना, वो जब क्या करती थी, वो बहला फुसला के उसको भोजन कराती थी, पक्षियों के नाम ले लेके उसको खाना खिला के पूरा खाना खत्म कर देती थी। तो इस तरह से आपको जो अच्छे मूवमेंट्स लगते हैं एक दो आप लिख दीजिएगा, एक ही लिखोगे तो भी काफ़ी है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। सना सना हाथ जोड़ी यात्रा वृतांत जो है वो किस क्षेत्र की यात्रा का वर्णन कर रहा है। तो ये है आपका मधु कांकरिया जो है उनके द्वारा लिखा गया था, एक यात्रा वृतांत है और वो आपको बताता है किसके बारे में, पूर्व भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे की जो हिमालय की यात्रा जो है उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 12 क्वेश्चन हैं जो 1 मार्क्स के हैं, वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड में। खंड कौन सा है, खंड ब। अब तक जो था वो खंड अ था, अब आ गया खंड ब। इसमें क्या दे रखा है, 4 से 16 तक के क्वेश्चन दे रखे हैं और अधिकतम आपको उत्तर सीमा कितनी रखनी है, 40 शब्द की रखनी है और यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं आपके 16 क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हालदार साहब को दूसरी बार देखने पर मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया। इसी तरह से 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि हालदार साहब को दूसरी बार देखने पर मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया। इस बार जो था वो हर बार क्या होता था, जो कैप्टन साहब थे वो क्या करते थे, जो मूर्ति थे उसके ऊपर जो चश्मे लगे होते थे उनको चेंज करते रहते थे। तो इस बार उन्होंने क्या देखा था, पहली बार जो था उनको पहली बार से उनको थोड़ा सा अंतर दिखाई दिया क्योंकि चश्मे का फ्रेम जो था वो चेंज था। ध्यान से देखा तो क्या पाया कि चश्मा जो था वो दूसरा था, पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था और अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था। ठीक है, नेक्स्ट आता है, बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्तियों को अधिक स्नेह का पात्र मानते हैं और क्यों। वो ऐसे व्यक्ति जिनकी बुद्धि कम होती है, जो बोधे होते हैं यानी कि जो अकल से कमजोर होते हैं, उन लोगों को वो सबसे ज्यादा मानते थे कि वो ज्यादा प्रेम के हकदार हैं और ऐसे ही उनके खुद के जो बेटे थे वो भी ऐसे ही थे। तो वो कहते थे कि ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा प्रेम की जरूरत होती है और उनको हमें प्रेम से संभाल के रखना चाहिए। तो मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति जो होते हैं उनको सबसे ज्यादा स्नेह दिया जाना चाहिए क्योंकि उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर क्या होता है, ज्यादा नजर रखनी चाहिए और उनको ज्यादा प्यार करना चाहिए क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। लेखक ने सेकंड क्लास का रेल टिकट लेने का क्या कारण बताया और लखनवी अंदाज अध्याय के आधार पर लिखिए। आपको हिंट देने के लिए देखो चैप्टर का नाम भी दे दिया ताकि आपको याद रहे कि कौन से चैप्टर से। हो सकता है कई बार अपन भूल जाते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिसको पता नहीं चलता है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया है ये क्वेश्चन। तो ये आपका चैप्टर का भी कभी कभी आपको हिंट भी मिल जाएगी। तो आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम जो है वो अधिक लगते हैं, दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर और एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए सेकंड क्लास का टिकट उन्होंने ले लिया था। नेक्स्ट आता है, काशी की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं, संक्षेप में लिखिए। तो काशी में कौन कौन सी, तो काशी में सबसे ज्यादा संगीत आयोजन जो है वो अच्छे से होता था। वहाँ पे प्रसिद्ध जो बालाजी का मंदिर था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और जो हनुमान जयंती के टाइम पे वहाँ पे ये सारी चीजें उत्सव होता था। वहाँ की काशी की कचौरियाँ जो हैं वो बहुत फेमस थी। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। तो काशी में संगीत आयोजन जो था उसकी एक प्राचीन और विशिष्ट परंपरा थी। वहां पर संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर क्या होता था, प्रतिवर्ष गायन और वादन की सभा होती थी और ये आयोजन जो था वो 5 दिनों तक चलता था। और खां साहब जो थे वो क्या करते थे, बालाजी के प्रति उनका कुछ ज्यादा ही विशेष लगाव था। और आप इसमें 2-3 बातें और भी ऐड करना चाहो तो कर सकते हो कि वहाँ की कचौरियाँ बहुत ज्यादा फेमस थी। ठीक है, इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सूरदास जी ने उद्धव और कमल पत्र में क्या समानता बताई है, ये आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सूरदास जी वाला चैप्टर जो है वो कौन सा है, आपका फर्स्ट चैप्टर जो है सूर, वहां से लिया गया है। और इसमें उद्धव कौन थे, जो गोपियों को संदेश देने आए थे कृष्ण के थ्रू, कि कृष्ण ने कुछ संदेश भिजवाया था। वो संदेश जो है वो उद्धव लेकर आए थे गोपियों के लिए। तब गोपियों ने उनके साथ कुछ चीजें कही थी। तो पहली उन्होंने कुछ अलग अलग बातें कही थी। पहला उन्होंने उनको क्या कहा था, कमल के पत्ते के समान हो। दूसरा उन्होंने तेल में डली हुई एक गगरी की तरह कहा था। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया गया कि क्या समानता है उद्धव और कमल के पत्ते में। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे कि यहाँ पर उद्धव की जो तुलना है वो कमल के पत्ते के समान इसलिए की गई है कि जिस प्रकार एक कमल का पत्ता जो होता है वो एक पानी में रहकर भी उसमें पानी की एक बूंद नहीं ठहरती है। कमल का पत्ता जो होता है वो पानी में ही रहता है, लेकिन उस पर अगर आप एक बूंद भी लगाओ, एक बूंद भी डालो तो वो नहीं ठहरती है। उसी प्रकार उद्धव जो है श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं बंधे हैं, उनके प्रेम में नहीं डूबे हैं। इस तरह से उन्होंने दोनों में क्या की है, समानता की है। तो आप इस तरह से अपने आंसर को लिख सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, दोहा नामक छंद के लक्षण लिखिए। तो दोहा क्या होता है उसकी आपको परिभाषा लिखनी है और उसका लक्षण लिखना है क्या होता है ये आपका, प्लस उसके लिए आपको एक उदाहरण भी लिखना चाहिए, चाहे भले आपको नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, लेकिन आपको एक उदाहरण भी लिखना है जिससे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो दोहा एक मात्रिक छंद होता है जिसमें प्रथम और तृतीय चरण में क्या होते हैं, 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और अंतिम चरण में क्या होती हैं, 11-11 मात्राएं होती हैं। टोटल कितनी होती हैं, टोटल 24 मात्राएं हर एक पंक्ति में होती हैं। उदाहरण के लिए आपको दिया गया है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की जाई परे श्याम हरित दुति होए। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपको इजी लगता है, कोई भी एक याद कर लेना। और ऐसे ही दोहा, सोठा, जितने भी आपके हैं उन सभी का एक एक उदाहरण आपको याद होना चाहिए और उनकी परिभाषा भी याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, कन्यादान कविता में एक माँ अपनी बेटी को क्या सीख दे रही है, संक्षेप में लिखना है। तो ये कन्यादान चैप्टर है जिसमें एक माँ जो है उसकी बेटी की जब विदाई हो रही होती है तो अपनी बेटी को बहुत सारी सीख देती है। पहली चीज कहती है कि अपनी सूरत पे मत ज्यादा रीझना, मतलब अपनी सूरत पे मत इतराना। सूरत से ज्यादा क्या काम आता है, सीरत काम आती है। दूसरा उसने कहा था कि अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाना, अगर तुम्हें कभी लगता है कोई चीज गलत हो रही है तो उसके बारे में खुलकर बोलना। और उन्होंने तीसरी चीज उनको क्या कही थी कि वस्त्र जो आभूषण होते हैं उन पे लगाव मत रखना, ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये हमारी गृहस्थी को खराब कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ कुछ बातें जो है वो याद रखनी। तो भाई पहला कहा था कि सुंदरता पे मत रीच कर रहना, मतलब अपनी सुंदरता पे ज्यादा इतराना मत। अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। वस्त्र आभूषणों में के मोह में मत रहना कि उनके मोह में बंध के रह जाओ। फिर दूसरा कहा था कि स्त्रियोचित गुण का धारण करना, मतलब जो स्त्रियों के लिए गुण होते हैं वो सारे धारण करना, लेकिन अगर कभी कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ भी क्या करना है, तुमको आवाज उठानी। तो यहाँ पे 4 पॉइंट है, आप 2-3 पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अट नहीं रही कविता के आधार पर फाल्गुन ऋतु के सौंदर्य को वर्णित कीजिए। तो क्या क्या था फाल्गुन के टाइम पे, चारों तरफ क्या हो जाते हैं, रंग बिरंगे फूल हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि प्रकृति ने क्या कर रखी है, फूलों की माला जो है वो ओढ़ रखी है। तो चारों तरफ क्या होता है, प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलता है। सौंदर्य अपनी चरम अवस्था पर पहुंच जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण प्रकृति जो है वो कैसी है, जीवंत हो उठी है। जो वृक्ष कल तक क्या थे, रीते थे, मतलब मुरझाए हुए थे, खाली खाली थे, वो अब क्या हो गए, रंग बिरंग फूलों से लद चुके हैं। और इनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मानो वृक्षों ने क्या कर रखी है, एक सुगंधित पुष्प माला जो है धारण कर रखी है। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरे फाल्गुन का जितना भी वर्णन है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का भी पेट भरता है, ऐसा क्यों कहा गया था। माता का आंचल अध्याय के आधार पर संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो ये चैप्टर आपका कहाँ से आया है, माता के आंचल से आया है, जिसमें महतारी मतलब क्या होता है, माँ जो होती है उनके द्वारा जब ममता से खाना खिलाया जाता है तो ऐसा क्यों बोला गया है कि बच्चों का भी पेट भर जाता है। तो यहाँ पर आप आंसर कैसे लिख सकते हो, ऐसा क्यों कहा गया है, तो ऐसा इसीलिए कहा गया है। आप बाकी की सारी लाइन लिख सकते हो, उसके बाद लिख सकते हो ऐसा लाड प्यार, ठीक है, ये सब आप मन से लिख सकते हो। माँ अपनी ममता लाड प्यार से बच्चों को खाना खिलाती है। फिर आप इसमें चैप्टर के बारे में जो था वो भी लिख सकते हो कि खिलाती है। और भोलानाथ की माँ भी ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि माँ के हाथों से खाना खाकर ही बच्चे का पेट भरता है। माँ अपनी ममता लाड प्यार से बच्चों को खाना खिलाती है। और भोलानाथ की माँ भी है ना, ये भी लगा देना यहाँ पे, भोलानाथ की माँ भी उसे इसी तरह खाना खिलाती थी। तो जब भी आप अपने आंसर लिखो तो एक चीज ये भी ध्यान रखना कि जब भी आप अपने आंसर लिखो एक बार आंसर को रीड जरूर कर लेना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखने में रह जाता है, जैसे मेरे से रह गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, नई दिल्ली का काया पलट क्यों किया जा रहा था, जॉर्ज पंचम की नाक अध्याय के आधार पर बताइए। अब देखो कितनी अच्छी चीज है, अगर यहां तक क्वेश्चन दिया होता तो हम कभी भूल सकते हैं ना कि कौन सा चैप्टर है, नई दिल्ली कौन सा वाला, समझ में नहीं आ रहा।
लेकिन जैसे ही अध्याय दे दिया हमको थोड़ा सा हिंट मिल गया कि अच्छा ये तो नहीं, जॉर्ज पंचम वाला जो है वहां से आया है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो ये काया पलट क्यों किया गया था? जब इंग्लैंड की जो रानी थी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी, तब उन्होंने, उनके आने के टाइम पे अखबारों में ये सारी चीजें आ गई थी कि भाई वो आने वाली है, तो इसलिए पूरी दिल्ली को क्या किया जा रहा था, सजाया जा रहा था, वहाँ की जो इमारतें उनको सजाया जा रहा था, धूल मिट्टी जो है वो सारी साफ की जा रही थी और अखबारों में उसकी चर्चा हो रही थी। तो इस तरह से दिल्ली का काया पलट हो रहा था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नार्गे ने धर्म चक्र की क्या विशेषता बताई है? सना सना हाथ जोड़ी अध्याय के आधार पर बताइए। तो धर्म चक्र क्या है? एक कमरे के अंदर एक क्या होता था, एक व्हील होता था जिसको हम प्रेयर व्हील कहते हैं। तो प्रेयर व्हील कहते हैं वो होता है, और इसको कहते हैं, कहा जाता है कि इसको घुमाने पर क्या कहते हैं, बोलते हैं कि पाप जितने भी होते हैं वो धुल जाते हैं। तो ये एक अंधविश्वास वाला जो प्रतीक है वो हर जगह पर विद्यमान है, जो यहाँ पर भी विद्यमान था। तो इस तरह से धर्म चक्र की क्या विशेषता बताइए कि जो एक ये धर्म चक्र जो है वो एक प्रकार का प्रेयर व्हील होता है जिसको घुमाने पर कहा जाता है कि पाप धुल जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है? मनु भंडारी का जीवन आपको बताना है, उसका कृतित्व परिचय भी देना है कि उन्होंने क्या क्या कृतियां लिखी, क्या क्या रचनाएं की, उसके बारे में। दूसरा है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो मैंने दोनों ही लिख दिए हैं, आपको दोनों में से एक ही करना है। मनु भंडारी का जीवन परिचय क्या है? श्रीमती मनु भंडारी जो थी, उनका जन्म जो था सन 3 अप्रैल 1931 में हुआ था, मध्य प्रदेश के भानुपुरा गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो अजमेर में हुई थी। इन्होंने एमए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से किया था। ये कुछ समय कलकत्ता में अध्यापन कार्य करती रही और इसके बाद वो दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज में प्रधानाध्यापिका थी। आपको जितना याद रह सकता है आप उतना लिखेंगे, इसको थोड़ा सा कम ज्यादा भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें ना लिख के आप सीधा क्या लिख सकते हो कि वो बनारस में थी, थोड़ी बहुत उनकी एजुकेशन के बारे में लिख के फिर सीधा आप उन्होंने क्या क्या अचीव किया उनके बारे में लिख सकते हो कि जैसे उनको क्या क्या पुरस्कार मिला था। उनको हिंदी अकादमिक शिखर सम्मान, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो जहां जहां मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है, आप वो लिख सकते हो। नेक्स्ट है कहानी संग्रह। उन्होंने क्या क्या किया था? उन्होंने लिखा था मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, यही सच है तथा त्रिशंकु। ठीक है, ये सारे उन्होंने कहानी संग्रह लिखे थे। उपन्यास भी लिखे थे उन्होंने, आपका बेटी और महाभोज। भाषा शैली उनकी कैसी थी? वो सामाजिक तत्वों से ओतप्रोत थी और उनकी कहानियों में जो था वो नारी जीवन की विडंबना और उनके दर्द का जो है वो मार्मिक चित्रण किया गया था। तो इस तरह से आप उनके जीवन परिचय को लिखेंगे। ऐसे ही राम वृक्ष बेनीपुरी जो है, उनके जन्म की बात करें तो उनका जन्म जो हुआ था सन 1899 में बिहार प्रदेश के मुजफ्फरपुर में जिले के बेनीपुर नामक गांव में हुआ था। और बेनीपुरी जी जो थी वो विद्यार्थी जीवन में ही थे और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उनको आकर्षित किया और मात्र 18 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किया? स्वाध्याय आयु में स्वतंत्रता सैनिक बन गए। अब इतना लिखने के बाद बाकी सारी चीजें आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। फिर आप लिख सकते हैं आपकी लेखनी जो थी वो देश, दलित और साहित्य की सेवा की त्रिवेणी तरंगित थी। फिर आप उनके बारे में बता सकते हो कि उन्होंने क्या क्या लिखा था। उन्होंने निबंध, नाटक, कहानी, संपादन, इनके अतिरिक्त उन्होंने रेखा चित्र के बारे में भी साहित्य जगत में भी काफी चर्चित थे वो। फिर सन 1968 में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप उनका जीवन परिचय लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है जिसमें जयशंकर प्रसाद जी के जीवन और गिरिजा कुमार माथुर दोनों में से किसी एक का लिखना है। फर्स्ट है जयशंकर प्रसाद जी का, जिसमें उनका जीवन परिचय दिया गया है कि उनका जन्म जो है वो काशी में 1889 ईस्वी में हुआ था और उनकी विद्यालय शिक्षा जो है केवल 8वीं तक ही चली, किंतु घर पर ही उन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू, अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया था। अब आप इनकी कृतियों में आ जाना डायरेक्ट कि उन्होंने जो है सबसे ज्यादा वो फेमस हुए थे कामायनी नाटक से, जो एक महाकाव्य था, वहां से बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। 1937 में उनका निधन हो गया। काव्य कृतियां उनकी कौन कौन सी है? आंसू, झरना, लहर, कामायनी। नाट्य कृतियां उनकी अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, बहुत ज्यादा फेमस थी उनकी। स्कंदगुप्त, राजश्री, जन्मेजय का नाग यज्ञ, विशाख और ध्रुव स्वामिनी। उपन्यास भी है उनके कंकाल, तितली और इरावती। कहानी संग्रह उनके आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि एंड आकाशदीप। ठीक है, तो इस तरह से आपको जितनी कृतियां याद हो सकती हैं आप उतनी याद कर लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म जो है वो 1918 में हुआ था। मध्य प्रदेश के राज्य के गुना नामक स्थान पर हुआ था। साधारण परिवार से संबंध रखते थे और इन्होंने क्या क्या पढ़ाई की थी वो अगर आपको
याद रहती तो वो लिखो, नहीं तो कृतियां जो है उन पे ज़्यादा फोकस करना, उनका जन्म, उनका मृत्यु, वो कहाँ हुए थे, वो उनके परिवार के बारे में अगर आपको थोड़ा पता है, उनकी एजुकेशन अगर आपको पता है, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। सन 1904 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी रचनाएं जो हैं, उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? नाश और निर्माण, धूप के दान, शिला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, ये सभी उनके बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक उन्होंने नाटक लिखा था जन्म कैद, और एक नई कविता थी, और उसके साथ साथ उन्होंने सीमाएं और संभावनाएं नामक एक आलोचना ग्रंथ भी लिखा था। गिरिजा कुमार एक क्या थे? भावुक कलाकार थे। उनकी कविता में मानव की गहरी संवेदनाएं प्रकट होती हैं। इनकी कविताओं में सरलता, मधुरता, सौंदर्यता, प्रेम के प्रति आकर्षण, ये सारी चीजें हैं। ये एक प्रकृति के प्रेमी के कवि हैं, और उनकी कविता में आंचलिक शब्दों का प्रयोग अधिक किया जाता है, किंतु विदेशी शब्दों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में होता है, मतलब विदेशी शब्द ये ज्यादा यूज करते थे। तो इस तरह से आप इनके जीवन परिचय को पढ़ सकते हो। तो यानी देख लो, जीवन परिचय से भी दो क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सभी का जीवन परिचय थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, खंड स। यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है आपका खंड स, जिसमें क्या मिलेगा आपको? एक पठित गद्यांश मिलेगा, एक पठित पद्यांश मिलेगा, जिसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। सबसे पहले क्या दे रखा है? काशी में संगीत आयोजन एक प्राचीन, आपको पढ़ के पता होना चाहिए ये कौन से चैप्टर से लिया गया है। तो ये चैप्टर जो अभी हम काशी वाली बात कर रहे थे, तो ये हमारा चैप्टर कहाँ से लिया गया है? नौबत खाने में इबादत जो है वहां से लिया गया था। इसके कवि का नाम आपको पता, इसके लेखक का नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमको क्या करना है? इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो अभी हम सप्रसंग व्याख्या किस तरह से करेंगे, मैं आपको सप्रसंग करना सिखाऊंगी। व्याख्या मैं आपको यहीं पर ही समझा दूंगी, आप किस तरह से व्याख्या करते हो। पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसकी सप्रसंग व्याख्या करना सीखेंगे। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा है। ये आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है, और ये मंदिर जो है शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है, और हनुमान जयंती के अवसर पर गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी के विश्वनाथ के प्रति अपार है, और ये जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं, और थोड़ी देर ही सही मगर उसी और शहनाई का प्याला घुमा लिया जाता है। तो आप इसकी सप्रसंग व्याख्या कैसे करोगे? तो व्याख्या, सप्रसंग तो हम कर लेंगे, व्याख्या कैसे करोगे? तो व्याख्या करने के लिए आपको क्या करना है? जो भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है उसको आपको अपने शब्दों में किस तरह से लिखना है। जैसे आप लिखेंगे कि सबसे पहले अगर हम सप्रसंग व्याख्या की बात करें तो उसको कैसे लिखेंगे, पहले हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका सप्रसंग व्याख्या कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आप सप्रसंग लिखना सीख लीजिए, किस तरह से लिखना है सप्रसंग, फिर व्याख्या बताऊंगी किस तरह से करेंगे। तो सप्रसंग में क्या लिखना होता है? आप ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक कौन सी है? क्षितिज। ठीक है, पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2, क्षितिज भाग 2 से नौबत खाने में यतीन्द्र मिश्र हैं। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे यतीन्द्र मिश्र है। प्रस्तुत गद्यांश में काशी की विशेषता का वर्णन किया गया है, और क्या लिख सकते हो आप इसके साथ? और बिस्मिल्लाह खां का क्या था? बिस्मिल्लाह खां के हनुमान के प्रति ना, बिस्मिल्लाह खां का, या फिर काशी के प्रति लिख सकते हो, काशी लगाव दर्शाया गया है। ठीक है,
इस तरह से आप अपना सप्रसंग लिखेंगे। उसके बाद आपको व्याख्या करनी, तो व्याख्या कैसे करोगे? व्याख्या करने के लिए आपको जो गद्यांश दे रखा है उसी को देखकर अपनी ओन लैंग्वेज में लिखना है, जिसमें आपको बोल के बता देती हूँ कैसे लिखोगे। आप लिखेंगे कि इस गद्यांश में बताया गया है कि काशी में जो था वो बहुत ज़्यादा काशी जो था वो संगीत आयोजन के लिए, और वहाँ पे संगीत की जो परंपरा थी वो बहुत ही प्रसिद्ध थी, और बिस्मिल्लाह खां जो थे वो अलग धर्म के होते हुए भी उनका हनुमान जी जो थे उनके प्रति और उनके विश्वनाथ जो मंदिर है उनके प्रति उनका बहुत ज़्यादा लगाव था। वो हमेशा अपने नियम में रहते थे, चाहे वो कहीं भी हो, लेकिन वो अपना नियम कभी नहीं तोड़ते थे। अगर मान लो वो काशी से दूर होते थे तो भी वो जहाँ भी होते थे उसी दिशा की ओर रहकर अपना क्या करते थे, जो वादन था वो प्रस्तुत करते थे। तो इस तरह से उनका जो हनुमान जी के प्रति जो है, जो उनका लगाव जो है वो दर्शाया गया है, और आप इस तरह से अपने सप्रसंग व्याख्या को लिखेंगे। ठीक है, तो आपको सप्रसंग व्याख्या में ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा यही का यही वापस लिख दोगे, आपको व्याख्या में खुद के शब्दों में बताना है। ये जो इतनी टफ लैंग्वेज लिखी हुई है ना, इसको आपको खुद से खुद की ओन लैंग्वेज में लिख के बताना है। जैसे यहाँ उत्कृष्ट सभा लिखा हुआ है तो आप इसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक और आपको दे रखा है इसी तरह से होश संभालने के लिए, तो दोनों में से एक करना है, जो भी आपकी चॉइस हो। तो मैंने आपको फर्स्ट करके दिखा दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, जिसमें लिखा है निम्नांकित पठित पद्यांश को सप्रसंग व्याख्या करनी है। पढ़ा हुआ होगा उससे रिलेटेड है। तो ये वाला कहाँ से लिया गया है? ये आपका लिया गया है रामचरितमानस जो है वहाँ के बालकांड से लिया गया है, और ये आपका चैप्टर कौन सा है? प्रस्तुत जो हमारा गद्यांश प्रस्तुत पद्यांश जो है वो हमारे रामचरितमानस तुलसीदास जो हैं वो इनके कवि थे, उनके द्वारा लिखा गया था। इस तरह से राम परशुराम जो संवाद था वहाँ से लिया गया है। इस तरह से आप लिख सकते हो। तो मैंने आपको एक गद्यांश का हिंट दे दिया, आप इसी तरह से इसको भी लिख सकते हो। तो ये कहेऊ लखन मुनि सिलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। तो जब आप सप्रसंग व्याख्या करेंगे उसमें सप्रसंग में आप किसके बारे में बताएंगे कि इस गद्यांश में, इस पद्यांश में क्या बताया गया? इस पद्यांश में जो है जब शिव जी का जो धनुष था जो वो टूट जाता है, उस टाइम पे परशुराम और लखन के बीच, लखन जो थे, लक्ष्मण जो थे, उनके बीच में जो संवाद चले थे उनके बारे में बताया गया है। और इस पर्टिकुलर में क्या बताया गया है कि कहेऊ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता उन्हीं भय नीके, गुरु रिनु राह सोच बड़ जी के, जो जनु हमीरे माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा, अब आन ये व्यवहारी बोली, तुरंत देव में थैली खोली। तो यहाँ पर जो है वो लक्ष्मण जी जो है ना वो क्या कर रहे थे, जब ये पूरी चैप्टर जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें क्या बताया था कि बार बार क्या हो रहा था, परशुराम जो थे अपने वचन बोल रहे थे, फिर लखन जी जो थे, लक्ष्मण जी जो थे वो उनको और उकसा रहे थे और उनको बता रहे थे कि आप तो इस तरह से बात करो जैसे आप बहुत बड़े शूरवीर हो, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बहुत महान समझते हो। जो वीर होते हैं वो इस तरह से कायरों की तरह बार बार अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने ये कटु वचन जो थे वो बोले थे। इनका भावार्थ अगर आप देखेंगे तो क्या है, लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, संसार भर में प्रसिद्ध हो आप माता पिता से तो अच्छी तरह से ऋण हो गए हैं, मतलब आप जो है माता पिता के अब ऋणी नहीं होंगे, अब गुरु का ऋण रहा है, जिसका जी बड़ा सोच लग रहा है, वे मानो हमारे लिए ही मत्थे काट रखा हो, बहुत दिन बीत गए हैं, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए और मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूंगा। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी जो थे वो अपनी कुठार, जो उनका शस्त्र था उसको कुठार बोलते हैं, उसको उठा लेते हैं और सारी की सारी सभा जो है वो हाय हाय करके उठ जाती है कि अब तो लक्ष्मण जी गए। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। फरसा क्या होता है? जो परशुराम जी का जो शस्त्र होता है उसको फरसा कहते हैं। तो कह रहे हैं कि आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं, आपको कभी वीर नहीं मिले, अब तक आपको सारे जो थे वो वीर नहीं मिले थे, आपको पता ही नहीं वीर लोग कैसे होते हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं। ये सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग क्या हो गए, बोलने लग गए, क्योंकि जैसे ही लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा तो सब लोग कहने लगे कि नहीं तुम बहुत गलत बोल रहे हो, तुम्हें परशुराम जी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तब श्री रघुनाथ जी इशारे से लक्ष्मण जी को रोक देते हैं। तब ये बात जो है, ये लास्ट आपका पद था वो कंप्लीट होता है, आपकी बुक में ये लास्ट पद है। तब क्या होते हैं, रघुनाथ जी जो है वो इशारा करते हैं लक्ष्मण को कि अब तुम चुप हो जाओ। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाते देखकर रघुकुल जो श्री रामचंद्र जी थे
उन्होंने बोलना शुरू किया। तो जब उन्होंने बोलना शुरू किया वहीं पर ही आपका पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से आपको भावार्थ लिखना है लाइन टू लाइन अच्छे से समझ के। ये चैप्टर बहुत टफ है तो अच्छे से पढ़ के जाना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और पद्य वाला जो पार्ट है अगर आपका किसी चीज़ का भावार्थ करने का आएगा तो बहुत चांसेस है आपके चैप्टर नंबर 2 जो है उसके, तो अच्छे से उसकी तैयारी करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19। बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा जाता था, विस्तार से बताइए। और नवाब साहिब जो थे अपने खानदानी रईस होने का भाव किस प्रकार प्रकट करते हैं, यह बताइए। तो दोनों में से एक करना है, मैंने फर्स्ट वाला किया है। क्या दे रखा है, बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहते थे, क्योंकि वो क्या थे, वो कबीर साहब जो थे उनको बहुत मानते थे और उन्हीं के वचनों पर चलते थे, गायन वायन करते थे और उन्हीं की तरह वो उनके उपदेशों के जीवन का पालन करते थे। और वो साधु किस तरह थे कि मतलब वेशभूषा उन सब से तो नहीं थे लेकिन विचारों से वो बिल्कुल साधु की तरह थे। जब उनका पुत्र मर जाता है तब भी वो क्या कर रहे थे, गायन करे जा रहे थे, भक्ति भावना में लीन थे। तो इन तरह के व्यवहारों से देखकर कहा जाता है कि वो क्या थे, एक साधु की तरह रहते थे। भले वो वेशभूषा वैसी नहीं पहनते थे लेकिन उनके विचार जो थे वो सारे साधुओं वाले ही थे। तो जीवन के आधार में देखें तो एक कबीरपंथी जो है गृहस्थी में रहते हैं, रहते हुए भी साधु संत जैसा जीवन बिता सकते हैं। उनसे साधु जैसी वेशभूषा पर जोर न देकर क्या किया, आचरण वैसे रखे साधुओं जैसे। उनके लक्षणों जो उनके जो लक्षण थे वो वैसे थे कि सत्य भाषण, सादा जीवन, खरा व्यवहार, साहब को सर्वस्व मतलब सभी चीज़ों में अपने आप को समर्पण कर देना, सभी प्रकार के लोभ मोह से दूर रहना, ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक अच्छी जीवन शैली होती है। और ये कबीरपंथी जीवन शैली होती है जिसको बाल गोविंद ने अपना लिया था, इसलिए सब लोग उसे क्या कहते थे, साधु कहते थे। नेक्स्ट है, नवाब साहिब जो थे अपनी खानदानी रईसी होने का भाव किस प्रकार प्रकट करते हैं। जब वो ट्रेन में बैठते हैं और खीरे को कैसे करते हैं, खीरे को धो के अच्छे से उसको सलीके से काटते हैं, फिर उनमें वो नमक वमक लगाते हैं। लेकिन फिर बाद में जब वो सामने वाले को ऑफर करते हैं और वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो उसको लगता है कि मेरी तो तौहीन हो गई, मैंने इसको ऑफर किया, अब वो उसकी मना की हुई चीज़ को मैं खा रहा हूँ, तो उसने बारी बारी से उसको फेंक दिया। तो इस तरह से उन्होंने अपनी रईसी को दिखाया था, जो बहुत गलत चीज़ थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। गोपियों के द्वारा हमारे हरी हारिल की लकड़ी कहने का क्या तात्पर्य है। और दूसरा है, उत्साह कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। तो गोपियों के द्वारा हारिल, हारिल क्या होता है, हारिल एक प्रकार का हारिल की लकड़ी क्या होती है, एक प्रकार की एक पक्षी होता है जो हमेशा अपने हाथ में क्या रखता है, एक लकड़ी पकड़ के रखता है। वैसे ही उन्होंने जो गोपियां उन्होंने कहा है कि हम भी बिल्कुल वैसे ही हैं, जैसे हमने क्या कर रखा है, कृष्ण जी का नाम जो है वो हमारे अंदर बसा हुआ है। हम हमेशा क्या करते हैं, कृष्ण जी के नाम के साथ ही उठते बैठते सोते जागते हैं। हारिल पक्षी एक लकड़ी जिस सदैव अपने पंजों में क्या रखता है, दबाए रखता है और वह कभी भी क्या करता है, उस लकड़ी को नहीं छोड़ता है। एक पक्षी है जो हारिल की जो लकड़ी है उसको पकड़ के रखता था और कभी उसको नहीं छोड़ता था। इसी प्रकार जो गोपियां हैं वो भी क्या है, सदैव श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा के रखती हैं, एक पल के लिए भी श्री कृष्ण का ध्यान जो है वो नहीं भूलती हैं। श्री कृष्ण को अपने लिए हारिल की लकड़ी के समान बताने का यही आशय है, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्साह कविता का केंद्रीय भाव क्या है। तो उत्साह कविता का केंद्रीय भाव ये है कि उत्साह में हमको क्या बताया गया है, एक पुरुषार्थ रखा गया है और कहा गया है हमें हमेशा जीवन में नई नई धारणाओं को सोचना चाहिए और अपने मन में उत्साह रखना चाहिए, जिससे हम अपने कार्यों को और अच्छे से कर पाते हैं। और जब तक आपके अंदर पुरुषार्थ है आप हर एक काम को बेहतर तरीके से कर सकते हो, अपने जीवन का नया निर्माण कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, जिसमें आपको 300 से 350 शब्दों में आपको एक निबंध लिखना है, जिसमें से पर्यावरण प्रदूषण मैंने पिक किया है। आपको इसमें ऑप्शन दिए गए कि प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के प्रकार, कारण, निवारण के उपाय और लास्ट में उपसंहार के साथ आपको लिखना है। तो प्रदूषण क्या है, वैज्ञानिक प्रकृति के उन्माद में ग्रस्त मानव की प्रकृति माताओं को दासी के पद पर धकेल लिया गया है। नाना प्रकार के प्रकृति के निर्मम दोहन होने लग गए हैं, उसका विरूप बना रहा है। कूड़ा कचरा जो है वो विषैले विसर्जन पदार्थ जो है वो पर्यावरण में होड़ की तरह लगे हुए हैं। और मनुष्य ने क्या कर रखा है, अपने प्रमाद से अपने भविष्य को क्या कर रखा है, अंधकार में बना डाला है। इसके प्रकार क्या क्या है, तो इसके प्रकार जो है बहुत सारे हैं, जिसमें आपके इस तरह से लिस्ट दे रखी है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, खाद्य प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, विकिरणीय जनित प्रदूषण। आप इसके बारे में दो दो तीन तीन लाइनें लिख सकते हो डिटेल में अपने आप, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रदूषण के कारण कौन कौन से कारण होते हैं। विषैले गैस जो होती हैं वो आती हैं, जल दूषित होता है, चिमनियों का धुआं होता है, रसायनशालाओं की विषैली गैस होती है, मनुष्यों की सांसों की जहर फेंक रही है। और इस प्रकार के बहुत सारे जो प्रदूषण जो है वो उससे हमारा क्या हो रहा है, जो जीवन स्तर है वो उससे जुड़ा हुआ है और ये सारी चीजें परेशानी हो रही है।
निवारण के उपाय क्या क्या है कि प्रदूषण ऐसा रोग नहीं है जिसका हम कोई उपचार नहीं कर सकते हैं, उपचार है इसका। तो प्रदूषण फैलाने वाले सारे उद्योग जो हैं उसको बस्तियों से दूर रखना चाहिए और किसी प्रकार की गंदगी और प्रदूषित पदार्थ जो है नदी नाली जलाशयों में नहीं डालना चाहिए और कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। वायु को प्रदूषित करने वाले वाहनों पर भी क्या होना चाहिए, नियंत्रण रखना जरूरी है। तो ये सारे आप लिख सकते हो, बहुत सारे और भी चीजें आप ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उपसंहार मतलब लास्ट में आप कंक्लूजन निकालते हो कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है, एक अदृश्य दानव की भांति है जो मनुष्य और समाज को क्या कर रहा है, निगल रहा है और ये एक विश्वव्यापी संकट है। यदि इस पर समय रहते हमने नियंत्रण नहीं किया तो आदमी शुद्ध जल, वायु और भोजन और शांत वातावरण के लिए क्या हो जाएगा, तरस जाएगा। प्रशासन और जनता और दोनों को मिलकर हमको क्या करना चाहिए, प्रदूषण से मुक्ति लानी चाहिए और उसके लिए हमको प्रयास करने चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है, आपका नाम गौरव है, आप अपने विद्यालय की क्रिकेट टीम के कप्तान है, विद्यालय में अधिक खेल सामग्री मंगवाने के लिए आप प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखेंगे। या फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका कि पढ़ाई हेतु छात्रावास में रह रहे हो और अपने छोटे भाई को पत्र लिखकर क्या बताओगे, कोरोना वायरस के संक्रमण जो है उनसे बचाव के लिए आप बहुत सारे उनको क्या दोगे, उपाय की जानकारी दोगे। तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, मैं आपको फर्स्ट वाला लिख के दिखा दूंगी किस तरह से लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको फॉर्मेट बता दूंगी आप किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में, उसके बाद आपके स्कूल का नाम, यहाँ पर जो जगह है उसका नाम लिख दोगे, फिर लिखा जाएगा विषय। ठीक है, जैसे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, यहाँ लिखना है आपको श्रीमान प्रधानाचार्य, श्रीमान प्रधानाचार्य जी। यहाँ पर आपके विद्यालय का नाम लिख देना HVK समथिंग समथिंग। ठीक है, फिर यहाँ पे आप जिस भी जगह के बारे में लिख सकते हो वो लिख देना, जैसे अजमेर लिख दिया, कुछ भी, अजमेर राजस्थान। ठीक है, यहाँ पर विषय लिखा जाता है। तो विषय आपको बिल्कुल सटीक होना चाहिए, जो भी आपका विषय है वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए। क्या लिखोगे विषय में, विषय आप जो है यहाँ से देख के लिख देना कि किसके बारे में बात हो रही है। विषय हो रहा है खेल सामग्री मंगवाने हेतु पत्र। ठीक है, तो लिख देना खेल सामग्री पूर्ण विराम। अब आते हैं हमारा आगे, महोदय सविनय निवेदन है सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में ठीक है, आप इसके बाद वो ऐड भी कर सकते हो कि विगत वर्ष यानी पहले जो पिछले वाला वर्ष है उसमें भी हमने पुरानी ही सामग्री जो है उसी को यूज़ किया था और अभी हमको जो सामग्री है वो कुछ सामग्री की अत्यधिक आवश्यकता है, तो कृपया करके आप हमें जो है नई खेल सामग्री उपलब्ध करवाने का कष्ट करें। फिर उसके बाद लिखेंगे आपका भवदीय, उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे। तो नाम क्या लिखोगे, नाम जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में आपको वही लिखना है। स्कूल का नाम नहीं गिवन था तो आपको नहीं लिखना था, लेकिन नाम दे रखा है कि कौन हो आप, गौरव हैं तो आप गौरव लिखेंगे। और कौन है आप, क्रिकेट टीम के कप्तान है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। एक और भी तरीका है, जैसे आप लिख सकते हो यहाँ पर, अगर आप इरेज करके मैं लिखवाऊँ, अगर कहाँ से लिखोगे, सविनय निवेदन है कि यहाँ से। ठीक है, आप यहाँ पे एक चीज और ऐड कर सकते हो, आप क्वेश्चन में से ही ऐड करके लिख सकते हो कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय टीम का कप्तान हूँ। विगत 2 वर्षों से, ठीक है, जो भी आपको उस टाइम पे समझ में आता है आप वो अच्छे से लिख सकते हो। विगत 2 वर्षों से विद्यालय में ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। और भी बहुत सारे आइडियाज लिख सकते हो कि विगत 2 वर्षों से खेल सामग्री जो है वो पुरानी है, जिसको प्रैक्टिस करके हम सही से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अतः आप जो है हमें नई सामग्री उपलब्ध कराएं, जिससे कि हम अपनी जो प्रैक्टिस है, जो हमारी प्रैक्टिस है उसको हम
और अच्छे से और बेहतर तरीके से कर सकें। फिर आपका आज्ञाकारी, इस तरह से आप लिख सकते हो कि आपका आज्ञाकारी शिष्य है, उसका नाम क्या लिखोगे, गौरव, और नीचे आप लिख सकते हो कप्तान, ब्रैकेट में कप्तान लिख सकते हो। इस तरह से आप अपने पत्र को लिखेंगे। तो राइटिंग थोड़ी सी इधर उधर हो गई है, बट आपको इस तरीके से थोड़ा सा आइडिया लेके अपने आंसर को लिखना है। सारी चीजें आपकी कहाँ आनी चाहिए, लेफ्ट साइड में आना चाहिए। सब कुछ आपका लेफ्ट में आएगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य जो है वो भी यहीं पर आएगा, उसका नाम, और कप्तान जो है, कक्षा भी अगर गिवन है तो वो भी लिख सकते हो। रोल नंबर, अगर आपको सेक्शन दे रखा है तो सेक्शन भी लिख सकते हो। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट है 23, जिसमें आपको दे रखा है कि आपका मित्र जो है फूलों से बनी हुई वस्तुओं और गुलदस्ते, हार, मालाएं आदि की बिक्री बढ़ाना चाहता है, और उसकी सहायता के लिए आप एक विज्ञापन बनाना चाहते हो, और विज्ञापन जो है वो 25 से 50 शब्दों के बीच का होना चाहिए। तो विज्ञापन हम यहीं पर ही बना लेते हैं, मैं छोटा सा यहीं पर ही बना देती हूँ। ठीक है, तो ऊपर वाला ही कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, विज्ञापन के लिए एक बॉक्स बनाना है। एक ऐसे आपके जो भी आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी उसमें इस तरह से आप बॉक्स बनाएंगे। अब बॉक्स बनाने के बाद क्या दे रखा है, जो फूलों से बनी हुई वस्तुएं हैं उनके बारे में बात चल रही। तो इसको, विज्ञापन को बहुत अट्रैक्टिव बनाना होता है। तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या कर देना, इस तरह से यूं एक डिज़ाइन बना के रख लेना, जिसमें आप क्या लिख सकते हो, ऑफर, ऑफर, ऑफर लिख सकते हो। ठीक है, ऑफर लिख सकते हो, या फिर ऑफर ना लिख के आप सेल लिख सकते हो। ठीक है, ऑफर लिख दिया, या ऑफर ना लिख के इसकी जगह आप सेल लिख सकते हो। अगर सेल चल रही है तो अगर आपको सेल दिखानी है तो सेल लिख सकते हो। उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, अब आपकी बात क्या हो रही है, फूलों से बनी वस्तुओं के बारे में। तो आप लिखेंगे फूलों से बनी वस्तुएं कौन कौन सी हैं, फूलों से बने हुए वस्तुएं कौन कौन सी है। तो अब आप यहाँ पे हैशटैग इस तरह से बना के, स्टार बना के क्या क्या बता सकते हो कि फूलों से बनी हुई क्या क्या बन रहे हो आप। एक तो गुलदस्ते दे रहे हो, और क्या दे रहे हो, गुलदस्ते के साथ साथ आप हार दे रहे हो, और क्या दे रहे हो, मालाएं दे रहे हो। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, और हम एडवर्टाइजमेंट में क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट खुद से सोचो कि एडवर्टाइजमेंट हमको कब अच्छा लगता है, जब वो बहुत अच्छा सा कलरफुल सा बढ़िया सा लगता है। तो वहाँ पे तो आपके पास कलर्स नहीं होंगे, लेकिन आपको पेंसिल से ही कुछ कुछ चीज़ें करनी। तो ड्राइंग अगर आपकी अच्छी है तो आप क्या करो, जैसे गुलदस्ते दे रखे तो आप ऐसे कुछ गुलदस्ता टाइप का कुछ बना दो, एक बुके टाइप का बना दो कि जिसमें यूँ यूँ फ्लावर्स बना दो। मेरी तो ड्राइंग बेकार है, तो आप ऐसे गुलदस्ता बना देना। ठीक है, और क्या दे रखा है, हार दे रखा है, माला दे रखी है, तो ऐसे ऐसे करके एक माला बना देना। ठीक है, एक अगर लेडी बनाना आती है तो आपको एक लेडी बना लेना, एक माला बना देना। उसके बाद आप क्या लिखोगे, जिसके थ्रू हो रहा है ये बात, तो आप ऐसे लिख सकते हो सौजन्य। सौजन्य में क्या होता है, आपको एड्रेस डालना होता है कि आप किस, भाई जो विज्ञापन देखेगा तो वो संपर्क कैसे करेगा। तो उसके लिए आप सौजन्य में डाल सकते हो कि कोई भी एड्रेस डाल देना, केशव फूल माला वाले कुछ भी लिख देना, फूल माला वाले। फिर नीचे आप फ़ोन नंबर डाल देना। ठीक है, फ़ोन नंबर कोई भी XYZ कुछ भी नंबर डाल देना। और क्या कर सकते हो, और भी अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ और अट्रैक्टिव बनाना है तो आप कुछ, अगर ऐसा लगता है स्लोगन टाइप का, तो स्लोगन चाहो तो यहाँ पे एक स्लोगन लिख सकते हो, जैसे हरे भरे फूल, कुछ भी, मतलब जो भी आपको लगता है। अगर किसी कुछ डायलॉग बन सकता है तो वो लिख देना। इस तरह से आपको कोई, अगर जैसे हम बोलते हैं जल ही जीवन है, तो क्या है, एक स्लोगन बोल रहे हैं। ऐसे आपको फूलों के लिए, अगर कोई, अभी मेरे को सूझ नहीं रहा है, ऐसा कोई फूलों के लिए अगर आपको लगता है तो आप लिख सकते हो। सोचने दो एक मिनट, तो देखूँ कुछ आता है दिमाग में। ताजे फूलों की महक, नहीं कुछ भी लिख देना, मतलब ताजे फूल या कुछ भी, जो भी आपको अट्रैक्टिव लगता है वो आप लिख सकते हो। तो विज्ञापन यही होता है जिसमें आपको थोड़ा अट्रैक्टिव बना के लिखना होता है। अब जैसे आपने ऑफर डाला तो ऑफर में आप क्या लिख सकते हो, भी ऑफर क्या दे रहे हो, ऑफर दे रहे हैं एक के साथ एक फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री। ठीक है, तो ये लिख देना बाय 1 गेट 1 फ्री। ठीक है, या एक हिंदी में लिख देना एक के साथ एक मुफ्त, एक माला के साथ एक माला मुफ्त। तो विज्ञापन वही होता है जो आपको अट्रैक्ट करे। तो हम सेल, डिस्काउंट, इन सब पे चीज़ों पे चलते हैं। डिस्काउंट लिख सकते हो, सेल लिख सकते हो, मात्र 20 रुपये में माला, अगर ऐसा कुछ है, मात्र 20 रुपये में माला, मात्र 20 रुपये में गुलदस्ता,
या हर माल 20 रुपए, जो भी आपको लगता है वो सारी चीज़ें आप विज्ञापन में डालते हो, ठीक है। तो हमारा जो राजस्थान का मॉडल पेपर जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट होता है। और इस तरह से मैंने जो है क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो सारी चीज़ें मैंने आपको पॉइंट आउट कर बताई हैं कि किस किस तरह से आप अपने पेपर को अच्छे से लिख सकते हो। मैं चाहती तो विज्ञापन लिख कर ले आती, लेकिन यहाँ पर लिखने से हमको थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि हमको कैसे लिखना है। पत्र को मैंने कंप्लीट नहीं लिखा है, लेकिन हाँ आप आइडिया ले सकते हैं कि हमको किस किस तरह से लिखना है। यहाँ पे आपको स्कूल का नाम लिखना है, मैंने HVK कुछ भी लिख दिया है। आप अच्छे से हिंदी में कोई भी नाम लिख सकते हो। और अगर ये इसको HVK को ऐसे मत लिखना, इसको हिंदी में इस तरह से लिखना, HVK पब्लिक स्कूल, ठीक है, इस तरह से लिख देना। अजमेर राजस्थान, फिर आपको विषय लिखना है महोदय, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें। क्लियर? तो यहीं पर ही हमारा आज का जो मॉडल पेपर है राजस्थान का वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।